21वीं सदी के बीच पृथ्वी अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पर मक्का के अलावा कुछ भी नहीं उगता और जल्दी जल्दी धूल के तूफान आते रहते हैं। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए कूपर अपने कुछ साथियों के साथ जाता है एक नए ग्रह को ढूंढने जो रहने लायक हो। उसके साथ इस मिशन पर क्या होता है, क्या वो ऐसा ग्रह ढूंढ पाता है और कैसा होता है उसका सफर, दिखाया गया है हमें मूवी इंटरस्टेलर में। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.7 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कूपर जो एक किसान है पर पहले वो एक इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट था। वो अपने क्रैश का सपना देख रहा है। तभी मर्फ यानी कि कूपर की बेटी उसे जगा देती है। फिर दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर एक एक करके सारी फसलें समाप्त होती जा रही हैं सिवाय मक्का के, और यहाँ गंदी मिट्टी और धूल की आंधियां चलती रहती हैं, जिससे बचने के लिए लोग नाक और मुंह पर कपड़े की पट्टियां काट कर लगाते हैं ताकि वे धूल में ज्यादा सांस ना लें। अब सुबह सुबह कूपर की फैमिली ब्रेकफास्ट करने बैठती है। उसकी फैमिली में वो खुद, उसकी बेटी मर्फ, उसका बेटा टॉम और इन बच्चों के नाना डोनाल्ड रहते हैं। मर्फ हमेशा एक भूत का जिक्र करती रहती है जो उसके कमरे की चीजों को गिराता रहता है। कूपर उसे समझाता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर कूपर, मर्फ और टॉम अपने खेतों की तरफ जाते हैं उन्हें देखने के लिए, और रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। तभी उनके ऊपर से एक ड्रोन उड़कर जाता है और कूपर अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। कूपर बताता है कि ये इंडियन एयरफोर्स का ड्रोन है, ये पूरे खेत को सोलर पावर दे सकता है। फिर कूपर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसे हैक करके। अब कूपर अपने बच्चों के टीचर्स के पास जाता है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए। टॉम के टीचर बताते हैं कि वो एक अच्छा किसान बनेगा, लेकिन मर्फ की टीचर उसे बताती है कि मर्फ ये लूनार लैंडिंग्स वाली डायरी बाकी बच्चों को दिखाने लाई थी, और साथ ही वो कूपर से कहती है कि हमें पता है कि किस तरह से सोवियत यूनियन का दिवाला निकालने के लिए फर्जी अपोलो मिशन बनाया गया था। मतलब उन्हें विश्वास नहीं था कि नासा चांद पर गया था। ये सुनकर कूपर को बहुत बुरा लगता है और वो मर्फ को स्कूल से निकलवा देता है। फिर कूपर को एक फोन आता है कि जिस फसल काटने वाली मशीन को उसने बनाया था वो खराब हो गई है। कूपर वहां जाकर उसे ठीक कर देता है। उसके बाद जब कूपर और मर्फ घर आते हैं तो उनके घर में कोई नहीं था, पर उन्हें मर्फ के कमरे से कुछ आवाज आती है। वो वहां जाकर देखते हैं तो मर्फ की बुक शेल्फ से बुक गिरी हुई थी। मर्फ इसे उसी भूत का काम बताती है जिसका वो हमेशा जिक्र करती रहती है। फिर वो कूपर को बताती है कि मैं मोर्स ट्राई कर रही हूँ, अगर भूत बात करना चाहे तो। दरअसल दोस्तों, बुक्स के गिरने की वजह से बुक शेल्फ पर कुछ पैटर्न बनता है डैश और डॉट में, जिन्हें मोर्स कोड कहते हैं, और इसी मैसेज को समझने के लिए मर्फ भी मोर्स सीख रही है। पर उसके पापा उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन वे सब एक बेसबॉल मैच देखने जाते हैं। मैच के बीच में ही वहां धूल और मिट्टी वाला तूफान आता हुआ दिखाई देता है, तो सभी वहां से अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। कूपर और उसकी फैमिली भी अपने घर में पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर मर्फ अपने कमरे में जाती है और फिर कूपर भी वहां जाता है। वो देखते हैं कि वहां धूल से कुछ सिंबल्स बन रहे हैं। कूपर मर्फ को टॉम के कमरे में जाकर सोने को कहता है। फिर सुबह होती है और मर्फ अपने कमरे में जाती है तो कूपर अभी भी जगा हुआ था और उन सिंबल्स को एनालाइज कर रहा था। वो कहता है कि ये भूत नहीं, ग्रेविटी है। फिर वो उन सिंबल्स को डिकोड करता है जिससे उसे किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वो वहां के लिए निकलता है अकेला, पर मर्फ भी चुपके से उसकी गाड़ी में आ जाती है। वो चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां का गेट बंद था। जब कूपर उस गेट को काटने आगे बढ़ता है तभी वहां की लाइट जल जाती है। कुछ लोग उन्हें पकड़कर अंदर ले जाते हैं। जब अंदर कूपर की आंख खुलती है तो एक रोबोट उससे सवाल पूछ रहा होता है, पर कूपर सिर्फ अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा था। तब वहां डॉक्टर एमिलिया ब्रैंड आती है। वो कूपर को बताती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। फिर वो उसे मर्फ के पास ले जाती है और वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे। असल में ये सब साइंटिस्ट थे और ये जगह थी नासा।
वहाँ डॉक्टर ब्रैंड भी थे जो कूपर के प्रोफेसर रह चुके हैं। फिर डॉक्टर ब्रैंड कूपर को पृथ्वी की कंडीशन से रूबरू कराते हैं। दरअसल वो एक मिशन की तैयारी कर रहे थे जो था पृथ्वी के जैसा ही दूसरा रहने लायक ग्रह ढूंढने का मिशन। वो कूपर को भी इस मिशन से जुड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि कूपर एक बहुत ही बेहतरीन पायलट है और उसे ऐसे ही मिशन के लिए तैयार किया गया है। वो आगे बताते हैं कि वो पहले ही 12 एस्ट्रोनॉट्स को लेजरस मिशन के दौरान 12 अलग अलग ग्रहों पर भेज चुके हैं, जिनमें से 3 लोगों का डाटा काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मतलब अब डॉक्टर ब्रैंड कूपर को इन्हीं 3 प्लेनेट्स पर भेजेंगे जीवन की संभावना को खोजने के लिए। डॉक्टर ब्रैंड बताते हैं कि उनके पास 2 प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए यानी कि अगर कोई रहने लायक प्लेनेट मिल गया तो ये पृथ्वी के लोगों को वहां पर लेकर जाएंगे, पर ये प्लान अभी तक अधूरा है क्योंकि इसकी इक्वेशन को वो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। पर वो कूपर से वादा करते हैं कि तुम्हारे वापस आने तक मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। और प्लान बी है, अगर ये पृथ्वी के लोगों को उस प्लेनेट पर ले जाने में कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने 5000 फ्रोजन एम्ब्रॉयज को रखा है उस प्लेनेट पर इंसानों की नई शुरुआत करने के लिए। फिर कूपर अपने घर आता है। मर्फ उससे नाराज थी क्योंकि वो जाने का डिसीजन ले चुका है। अगले दिन जाने से पहले वो मर्फ से बात करने आता है, पर वो उससे बहुत नाराज थी और उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसने बुक शेल्फ से गिरी हुई बुक्स का मैसेज डिकोड कर लिया था। उसमें लिखा था स्टे यानी कि रुक जाइए, पर वो नहीं रुकता और मर्फ को एक रिस्ट वॉच देकर चला जाता है। अब कूपर के साथ 3 साइंटिस्ट डॉक्टर एमिलिया ब्रैंड, रोमिली और डॉयल और 2 रोबोट्स टार्स और केस अपने रेंजर में बैठकर निकल जाते हैं और स्पेस में पहले से ही मौजूद एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट से अपने रेंजर को डॉक करते हैं। डॉक होने के बाद वो उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं। अब वो सैटर्न के लिए अपना सफ़र शुरू करते हैं जहां पहुंचने में उन्हें 2 साल लग जाएंगे। ये सफ़र ये लोग होलो स्लीप में रहकर तय करेंगे। फिर ये सब लोग लंबे समय के लिए सो जाते हैं। कूपर सोने से पहले अपने बच्चों के लिए मैसेज रिकॉर्ड करता है। उधर मर्फ के पास डॉक्टर ब्रैंड आते हैं। वो उसे कूपर का मैसेज देने आए थे, पर मर्फ उसे नहीं देखती क्योंकि वो अभी भी नाराज थी। डॉक्टर ब्रैंड उससे कहते हैं कि आप मुझे कोई मैसेज रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, मैं उन्हें भेज दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कूपर का स्पेसक्राफ्ट अब सैटर्न के पास पहुंच चुका है और वो अपने परिवार के मैसेजेस देख रहा है, पर उसे मर्फ ने कोई मैसेज नहीं भेजा था। अब इन्हें वो वार्म होल दिखाई देता है जो इन्हें दूसरी गैलेक्सी में पहुंचाएगा। ये उस वार्म होल की तरफ चलना शुरू करते हैं और जब उस वार्म होल के अंदर से जाते हैं तो इनके कंट्रोल्स भी काम करना बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में ये दूसरी गैलेक्सी में होते हैं। अब ये चारों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन तीनों प्लैनेट्स में से इन्हें कौन से प्लैनेट पर सबसे पहले जाना है। जिन 3 प्लैनेट्स से अच्छा डाटा मिल रहा था वो थे मिलर का प्लैनेट, एडमंड्स का प्लैनेट और डॉक्टर मैन का प्लैनेट, और वे सभी एक ब्लैक होल गार्गेंचुआ का चक्कर लगाते हैं। डॉक्टर मैन और एडमंड्स का प्लैनेट काफ़ी दूर था, इसीलिए ये पहले मिलर के प्लैनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। उसके लिए भी ये एक प्लान बनाते हैं क्योंकि गार्गेंचुआ की सीमा में आते ही इनके लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा और इनका 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर होगा। इससे बचने के लिए ये प्लान बनाते हैं कि ये अपने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट को गार्गेंचुआ की सीमा से बाहर ही रखेंगे और रेंजर लेकर मिलर के प्लेनेट पर जाएंगे। फिर ये ऐसा ही करते हैं और रोमिली और टार्स को स्पेसक्राफ्ट पर ही छोड़कर मिलर के प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही ये मिलर के प्लेनेट पर पहुंचते हैं ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ पानी ही पानी है। फिर ये अपना रेंजर यहाँ लैंड कराते हैं और एमेलिया और रॉयल बाहर जाते हैं मिलर को ढूंढने के लिए, पर इन्हें उसके रेंजर का मलबा ही मिलता है। एमेलिया उसके द्वारा इकट्ठा किए डाटा को लेने थोड़ा आगे जाती है। तभी कूपर को पता चलता है कि वो 2 बड़ी महातरंगों के बीच में है और उनसे एक बड़ी लहर टकराने वाली है। कूपर उन्हें जल्दी से रेंजर में वापस बुलाता है, पर एमेलिया मलबे में फंस जाती है। फिर रॉयल केस को उसे लेने भेजता है और खुद रेंजर के पास वापस आने लगता है। केस एमिलिया को लेकर रेंजर में चढ़ जाता है और जैसे ही रॉयल चढ़ने वाला होता है तभी वो लहर उनसे टकरा जाती है और रॉयल उसमें बह जाता है।
फिर इनका रेंजर भी लहर में बहने लगता है। लहर के जाने के बाद ये अपने रेंजर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो पानी भरने के कारण स्टार्ट नहीं होता। पानी बाहर निकलने में अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, जो कि धरती के टाइम के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। कुछ देर बाद यहाँ एक और लहर आने लगती है। तभी ये अपना रेंजर स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट में पहुंचकर ये देखते हैं कि रोमिली बूढ़ा हो चुका है और इन्हें यहाँ से गए हुए 23 साल 4 महीने हो चुके हैं। कूपर सबसे पहले अपने परिवार के मैसेजेस देखना स्टार्ट करता है। वो एक एक करके सारे मैसेज देखता है। उसका बेटा कॉलेज करके शादी भी कर चुका है। उसका एक बेटा पैदा होकर मर भी गया। कूपर के फादर इन लॉ भी मर चुके हैं। कूपर ये देखकर बहुत इमोशनल होता है। इतने सालों बाद वो मर्फ को देखता है, क्योंकि उसने भी एक मैसेज भेजा था। उसने अपने बर्थडे वाले दिन मैसेज भेजा था, क्योंकि अब वो उसी एज की हो चुकी है जिस एज में उसके पापा थे जब वो उसे छोड़कर गए थे। अब हमें दिखाया जाता है कि मर्फ भी डॉक्टर ब्रैंड के साथ नासा में काम करने लगी है। वो डॉक्टर के साथ उस ग्रेविटी इक्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में लगी हुई है। फिर हमें स्पेसक्राफ्ट दिखाया जाता है जहां कूपर, अमेलिया और रोमिली बात कर रहे हैं और कूपर बताता है कि अब हमारे पास इतना ईंधन नहीं बचा कि हम बाकी बचे हुए दोनों प्लेनेट्स पर जाएं, तो इसलिए अब हमें कोई एक प्लेनेट चुनना होगा। वो चुनते हैं डॉक्टर मैन के प्लेनेट को, क्योंकि एमिलिया एडवर्ड्स से प्यार करती है, तो इसीलिए उसका डिसीजन थोड़ा पर्सनल हो सकता है। इसीलिए वो वोट करके डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है पृथ्वी पर टॉम और मर्फ को। मर्फ अपने घर आई हुई है और टॉम की वाइफ और बेटे के साथ लंच कर रही है। अब वो यहाँ कम ही आती है। टॉम के बेटे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, तो मर्फ उसे अपने एक दोस्त को दिखाने को कहती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और सीधा डॉक्टर ब्रैंड के पास जाती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। यहाँ डॉक्टर ब्रैंड मर्फ को कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर वो शॉक्ड रह जाती है। डॉक्टर ब्रैंड ने सबसे छुपाया था प्लान ए के बारे में, क्योंकि कोई प्लान ए था ही नहीं। कूपर के क्रू का असली मिशन था किसी प्लेनेट पर इंसानों की कॉलोनी बनाने का, ना कि धरती से इंसानों को वहां ले जाने का। और उन्होंने झूठ बोला था उस इक्वेशन के बारे में सबसे, मर्फ से, कूपर से और एमिलिया से। ये बताते बताते उनकी मौत हो जाती है और मर्फ ये मैसेज एमिलिया को सेंड कर देती है। साथ ही वो इक्वेशन के झूठ के बारे में भी एमिलिया से पूछती है। उसे लग रहा था कि कूपर को भी इसके बारे में पता था और उन्होंने इन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि कूपर, एमिलिया और रोमिली अपने रोबोट्स के साथ डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ठंडा प्लेनेट था। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। डॉक्टर मैन होलो स्लीप में सोए हुए थे। फिर ये उन्हें जगा देते हैं। मैन इनको देखकर बहुत रोता है, क्योंकि उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई उसे बचाने आएगा। फिर डॉक्टर मैन उन्हें अपनी दुनिया के बारे में बताते हैं कि ये दुनिया ठंडी है, उजाड़ है, यहाँ के दिन 66 घंटे के होते हैं और साथ ही वे वहाँ घूमने भी जाते हैं। फिर अंदर डिस्कशन करते हुए टार्स एमिलिया को मर्फ का भेजा हुआ मैसेज दिखाता है, जिसे देखकर एमिलिया बहुत सैड होती है। पर मर्फ एमिलिया से और अपने डैड से डॉक्टर ब्रैंड के उस झूठ के बारे में पूछती है और यहीं हमें पता चलता है कि एमिलिया और कूपर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन डॉक्टर मैन को पता था। वो बताते हैं कि मेरे आने से पहले उन्होंने इक्वेशन हल कर लिया था और उन्होंने कभी धरती से लोगों को हटाने की उम्मीद भी नहीं की थी, और उन्होंने सबसे झूठ इसलिए बोला था ताकि सब मिलजुल कर काम करवा सकें, क्योंकि अगर किसी को अपनों को बचाने की उम्मीद नहीं होगी तो वो नया प्लेनेट ढूंढने क्यों जाएगा। कूपर और एमिलिया को ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। फिर कूपर एमिलिया से कहता है कि मुझे अपने घर जाने दो, और अपने घर जाने की तैयारी करता है। लेकिन रोमिली उसे एक बार ब्लैक होल के लिए कोशिश करने को कहता है। उसके पास कुछ नई थ्योरी थी। कूपर उसकी बात समझकर ये करने को तैयार हो जाता है। फिर वो डॉक्टर मैन के साथ 3 सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए जाता है जो उसे इस मिशन में काम आने वाली है। एक एमिलिया की लैब के लिए और 2 जगह रहने के लिए। डॉक्टर मैन और कूपर जगह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं
और रोमिली यहीं रुककर टार्स के साथ मैन के खराब रोबोट को ठीक करने की कोशिश करता है। फिर एक सुनसान और खतरनाक जगह पर जाकर कूपर का ट्रांसमिशन डिवाइस तोड़कर डॉक्टर मैन उसे नीचे धक्का दे देता है और फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं। दरअसल डॉक्टर मैन नहीं चाहते थे कि कूपर इस जहाज को लेकर घर जाए, क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी मिशन को पूरा करने के लिए। और लड़ाई के ही बीच कूपर को पता चलता है कि डॉक्टर मैन का भेजा हुआ सारा डाटा नकली था और ये प्लेनेट रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। पर इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई उन्हें बचाने आ जाए। उधर धरती पर मर्फ अपने डॉक्टर दोस्त को लेकर टॉम के घर जाती है। वो टॉम की वाइफ और उसके बेटे कूप का चेकअप करता है तो पता चलता है कि इनकी हालत बहुत खराब है और अब वो यहाँ नहीं रह सकते। तभी वहाँ टॉम आ जाता है। वो मर्फ से गुस्सा था और उसके दोस्त को एक मुक्का मारकर उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। फिर मर्फ अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाती है। उधर डॉक्टर मैन लड़ाई में कूपर का हेलमेट तोड़ देते हैं, जिससे कूपर को सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर डॉक्टर मैन वहां से चले जाते हैं और तभी कूपर को अपनी ट्रांसमिशन डिवाइस दिखाई देती है। वो उसे अपने हेलमेट में लगाकर एमिलिया को मदद के लिए बुलाता है और एमिलिया केस को लेकर जल्दी से वहां पहुंच जाती है और कूपर को बचा लेती है। उधर रोमिली जब उस खराब रोबोट को ठीक कर लेता है तो उसे भी पता चल जाता है कि इस डाटा का कोई मतलब नहीं है। पर तभी उस रोबोट में ब्लास्ट हो जाता है और रोमिली मर जाता है। उधर पृथ्वी पर मर्फ जाते हुए अचानक से गाड़ी घुमा लेती है और टॉम के खेत में आग लगा देती है। जब टॉम खेतों की तरफ चला जाता है तब वो फिर से उसके घर पर आ जाती है और उसकी वाइफ और बेटे से सामान पैक करने को कहती है। वो भी जल्दी से अपना सामान पैक करके उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। इधर डॉक्टर मैन उनके एक रेंजर को एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट की तरफ लेकर चल देते हैं। वो इनके स्पेसक्राफ्ट पर कंट्रोल करके इन्हें छोड़कर भागना चाहता था। फिर कूपर और एमिलिया उसका पीछा करते हैं, साथ ही उसे वार्निंग भी देते हैं कि डॉक करने की कोशिश ना करें। पर डॉक्टर मैन उसकी वार्निंग को नज़रअंदाज करके डॉक करना स्टार्ट करते हैं और उनकी इसी कोशिश की वजह से वहां एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनकी जान चली जाती है और फिर स्पेसक्राफ्ट बहुत तेजी से अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने लगता है। फिर कूपर अपने रेंजर से उसका पीछा करता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो स्पेसक्राफ्ट से डॉक करने में कामयाब हो जाता है। डॉकिंग के बाद इन्हें पता चलता है कि ये गार्गेंचुआ की ओर फिसल रहे हैं। यहाँ कूपर एमिलिया से कहता है कि नेविगेशनल हब पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमारे पास पृथ्वी पर पहुंचने के लिए जरूरी लाइफ सपोर्ट नहीं है, पर हम एडमंड्स के प्लेनेट तक जा सकते हैं। इसके लिए उसके पास एक प्लान था कि हम गार्गेंचुआ को हमें उसके होराइजन के पास तक खींचने देंगे। फिर एक पावर स्विंग शॉट हमें एडमंड्स के प्लेनेट की तरफ फेंक देगा। फिर ये गार्गेंचुआ के होराइजन तक पहुंचने का इंतजार करते हैं और उसके पास आकर वजन कम करने के लिए कूपर टार्स और खुद को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर लेता है। एमिलिया उसे रोकना चाहती है पर वो नहीं रुकता। अब टार्स और कूपर ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। ब्लैक होल में गिरते समय कूपर के रेंजर के कंट्रोल काम करना बंद कर देते हैं और वहां हर तरफ अंधेरा है। कूपर इसकी गहराइयों में समाता जा रहा था। तभी कूपर अपने रेंजर से इजेक्ट कर लेता है और बाहर आ जाता है। उधर हम मर्फ को देखते हैं। वो अपने कमरे में अपने सामान को देख रही थी। अब कूपर एक अजीब सी जगह पर आकर रुकता है और दोस्तों, वो जब ध्यान से देखता है तो वो जगह मर्फ के कमरे के दूसरी साइड थी और इन बुक्स को गिराने वाला भूत और कोई नहीं, खुद कूपर ही था। जब वो उस कमरे में घुसने की कोशिश करता है तभी वो बुक्स गिरती थी, पर वो सिर्फ मर्फ को देख सकता है। ना ही उसकी आवाज उस तक पहुंच रही थी और ना ही वो खुद। और वो अब उसी टाइम की मर्फ को देख रहा था जब वो उसे छोड़ कर गया था और वो छोटी थी, और वो खुद ही मर्फ को उन मोर्स कोड्स को देता है ताकि मर्फ उसे जाने से रोक ले। दोस्तों, इस मूवी को यहाँ से समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप अपने रूम की विंडो के बाहर खड़े होकर अपने पास्ट को देख पा रहे हैं, पर आप वहाँ से कुछ कर नहीं सकते सिवाय कुछ हिंट देने के। तो यहाँ कूपर भी यही कर रहा है और साथ में वो प्रेजेंट वाली मर्फ भी उन्हीं हिंट्स को दोबारा से एनालाइज कर रही है जो टॉम के परिवार को वहाँ से लेने आई थी।
प्रेजेंट वाली मर्फ उन कोड्स को एनालाइज करने के बाद समझ जाती है कि उसके भूत खुद उसके डैड कूपर थे। तभी कूपर को टार्स की आवाज़ आती है। फिर कूपर मर्फ तक क्वांटम डाटा को पहुंचाना चाहता है। वो उस धूल से मर्फ के कमरे में उन कोऑर्डिनेट्स को बनाता है जिन्हें देखकर कूपर नासा के हेडक्वार्टर पहुंचा था। मतलब कूपर खुद को ही यहाँ लाया है। फिर वो मर्फ को डाटा बताने का सही तरीका ढूंढता है और उसे वो रास्ता मिलता है उस रिस्ट वॉच के जरिए जो उसने मर्फ को जाते समय दी थी। फिर कूपर वॉच में डाटा को फीड कर देता है और वो अब प्रेजेंट वाली मर्फ को देख पा रहा था। वो चाहता है कि मर्फ इस घड़ी को देखे और ऐसा ही होता है। मर्फ उस घड़ी को ले लेती है और समझ जाती है कि उसके डैड वापस आकर उन्हें बचाएंगे। फिर वो वॉच के मैसेज को डिकोड करने में लग जाती है और वो इसमें कामयाब भी होती है। फिर वो टेसरेक्ट बंद होने लगता है जहां कूपर फंसा हुआ था और कुछ रेंजर उसे लेने वहां आते हैं। और फिर हम कूपर को एक कूपर स्पेस स्टेशन में देखते हैं जो शनि की परिक्रमा कर रहा था। कूपर को लगा था कि इस स्टेशन का नाम उसके नाम पर रखा है, पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये आपके नाम पर नहीं, आपकी बेटी के नाम पर रखा गया है। अब कुछ दिन बाद कूपर की बेटी उससे मिलने स्टेशन आ रही है। फिर कूपर मर्फ से मिलता है। उसके साथ उसका पूरा परिवार था क्योंकि अब मर्फ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और अब उसके आखिरी दिन चल रहे थे। मर्फ कूपर को देखकर बहुत खुश होती है और कूपर उससे कहता है कि वो मैं था मर्फ, तुम्हारा वो भूत मैं था। अब थोड़ी बात करने के बाद मर्फ कूपर को एमिलिया ब्रांड के पास भेज देती है जो एडमंड्स प्लेनेट पर इंसानों के लिए नया घर बना रही है। फिर हम देखते हैं कि कूपर एक रेंजर और टार्स को लेकर वहां से निकल जाता है। उसने टार्स को भी ठीक कर लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है एमिलिया को एडमंड्स के प्लेनेट पर जो अब इंसानों का नया घर होगा। और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इंटरस्टेलर मूवी की कहानी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, इस मूवी के साथ हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ऐसी ऑल टाइम मास्टरपीस और कल्ट क्लासिक मूवीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस सीरीज में आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी की स्टोरी चाहिए, आप हमें ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।